मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं पेशा संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। लास्ट क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि धातु कर्म के अंतर्गत 4 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिसमें से पहली प्रक्रिया थी अयस्कों को पीसना, दूसरी प्रक्रिया थी अयस्क का सांद्रण, तीसरी प्रक्रिया थी धातु का निष्कर्षण और चौथी प्रक्रिया थी धातु का शोधन। इन 4 प्रक्रियाओं में से हम लोग 2 प्रक्रियाओं का अध्ययन प्रीवियस क्लासेज में कर चुके हैं। ये 2 प्रक्रियाएं थी अयस्कों को पीसना और अयस्क का सांद्रण। आज की क्लास में हम लोग धातु कर्म के अंतर्गत अपनाई जाने वाली जो तीसरी प्रक्रिया है धातु का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे किसी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। धातु का निष्कर्षण सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। सांद्रित अयस्क ऐसा अयस्क जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, ऐसे अयस्क को सांद्रित अयस्क कहते हैं। तो सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु, क्योंकि अयस्क जो होता है वो धातु का अधातुओं के साथ बने हुए यौगिक होते हैं। तो इन यौगिकों से कैसे अधात्विक अशुद्धि को दूर करके कैसे शुद्ध धातु प्राप्त की जाए, किन मेथड्स के द्वारा प्राप्त की जाए, तो उन सभी मेथड्स या उन सभी प्रोसेस को हम कहते हैं धातु का निष्कर्षण। तो धातुओं को निष्कर्षित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सांद्रित अयस्क है, जो कंसंट्रेटेड ओर है, उसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं धातु ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड में इसलिए कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल्स में कन्वर्जन आसान होता है। यदि हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दें, अपचयित कर दें, तो वह धातु ऑक्साइड धातु में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि धातु ऑक्साइड से धातुओं में कन्वर्जन या परिवर्तन आसान होता है, इस वजह से सबसे पहले हम लोग सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद धातु ऑक्साइड को अपचयित करके धातु में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड अपनाए जाते हैं। सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियां अपनाई जाती हैं। ये 2 विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। इनमें से जो पहली विधि है वो है निस्तापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैल्सिनेशन, और दूसरा मेथड है भर्जन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। ये दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों ही मेथड्स के द्वारा हम सांद्रित अयस्क को किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों विधियों को। पहला मेथड था हमारा कैल्सिनेशन या निस्तापन। तो सबसे पहली बात तो हमको ये जानना चाहिए कि कैल्सिनेशन में किन अयस्कों को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, कैल्सिनेशन की प्रोसेस में सामान्यतः कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स एवं हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स अयस्क का यूज करते हैं। इन्हीं अयस्कों को हम जो है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। यदि हम कार्बोनेट्स में देखें, वैसे मेटल कार्बोनेट्स हैं जितने भी, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट में यदि आप देखोगे
जो कार्बोनेट वाला पार्ट है, CO3 वाला पार्ट है, उसमें ऑक्सीजन यानी कि O ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कार्बोनेट्स में कि कार्बोनेट वाले पार्ट में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। उसी तरह जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जैसे नीचे मेटल हाइड्रोक्साइड्स है, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, इसमें हाइड्रोक्साइड्स में OH ग्रुप पाया जाता है। तो OH वाले ग्रुप में भी ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसी तरह हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स इसमें देखिए ऑलरेडी ये ऑक्साइड्स है, तो ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ही। तो इन तरह की ये जितने भी एस्क हैं जिनको हम कैल्सिनेशन मेथड के द्वारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसमें एक विशेषता ये है, ये विशेषता हमने देखी इनमें कि इन एस्कों में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। और यदि ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो ऐसे एस्कों को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेस ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि हमको एक्सटर्नल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए ऐसे एस्कों को हम एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं, वायु की अनुपस्थित में हीट करते हैं। क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होता है, वायु की अनुपस्थित मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस। तो वायु की अनुपस्थित क्यों की गई? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और यदि हम वायु की उपस्थित में हीट करते हैं तो ये जो अयस्क हैं, इन कंपाउंड का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, ये कंपाउंड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए ऐसे ऑक्साइड्स को एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं। एयर की एब्सेंस में इनका डिकम्पोजिशन आसान हो जाता है, ये अदर मॉलिक्यूल में आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अयस्क की बात करें तो अयस्क कैसे होने चाहिए? अयस्क सामान्यतः निस्तापन वाले मेथड में कार्बोनेट्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, या फिर हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स अयस्कों का यूज़ किया जाता है। अब इन ऑक्साइड्स का करते क्या है, इन अयस्कों क्या करते हैं, इनको वायु की अनुपस्थित में हीट करते हैं। और हीट करते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो टेम्परेचर तो इनका हाई होना चाहिए। टेम्परेचर को हीट करते करते टेम्परेचर हमको बढ़ाना है इनका, लेकिन टेम्परेचर हमको इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा देना है कि ये पिघल जाएं। यानी कि इनका जो टेम्परेचर हम बढ़ाते बढ़ाते इनका टेम्परेचर जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रखना चाहिए। इतना नहीं हीट कर देना चाहिए कि ये अयस्क पिघल जाएं। ठीक है, तो हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं निस्तापन या कैल्सिनेशन। यानी कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स एवं हाइड्रेटेड ऑक्साइड को जब एयर की एब्सेंस में उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे परंतु हाई टेम्परेचर पर हीट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कैल्सिनेशन या निस्तापन कहलाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से एक कार्बोनेट एस्क लिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम एयर की एब्सेंस में हीट कर देते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट दो मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो जाता है, जिसमें से पहला मॉलिक्यूल बनता है कैल्शियम का ऑक्साइड और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो जाती है, एस्केप होकर के निकल जाती है, लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कैल्शियम ऑक्साइड सिस्टम में पड़ा रह जाता है। तो इस तरह से जो मेटल कार्बोनेट होता है वो मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को भी हम जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, हीट करते हैं इस अयस्क के मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, तो ये हाइड्रोक्साइड्स भी जो है ये हाइड्रोक्साइड भी ऑक्साइड में एल्युमिनियम के या इस मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हीट की प्रेजेंस में वाटर वेपर के रूप में एस्केप हो जाता है और हमारे पास बचता है केवल मेटल के ऑक्साइड्स। इसी तरह हम हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स को भी यदि हीट कर दें तो इसमें जो हाइड्रेटेड यानी कि जो मॉइस्चर होता है
मॉइस्चर भी स्केप हो जाएगा और हमारे पास केवल मेटल के ऑक्साइड शेष बचा रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन कैसी प्रोसेस हुई, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो कैल्सिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। यही प्रोसेस कैल्सिनेशन कहलाती है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में जानते हैं, जो कि है भर्जन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग मेथड के द्वारा किन अयस्कों को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, सबसे पहली बात तो ये है। तो रोस्टिंग मेथड के द्वारा हम कन्वर्ट करते हैं मेनली सल्फाइड अयस्कों को। जैसे कि यहाँ पर ये सल्फाइड अयस्क लिया गया है आयरन सल्फाइड, इसमें आयरन है और सल्फर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस अयस्क में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और इसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ये ऑक्सीजन हमको मिलती है एयर से, यानी कि इस तरह के अयस्कों को हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जो होता है इस मेटल के साथ ऐड होकर के मेटल ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो इसमें हमको याद रखना है किस तरह के अयस्कों को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। मेनली सल्फाइड अयस्कों को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सल्फाइड अयस्कों में चूँकि ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हमको एक्सटर्नल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस वजह से इस तरह के अयस्कों को वायु की नियंत्रित मात्रा, यानी कि कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एयर की प्रेजेंस होगी और कितने टेम्परेचर पर हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे। लेकिन फिर वही बात, गलनांक से नीचे हम इतना हीट करना है कंपाउंड मेल्ट ना होने पाए, गलने ना पाए। उस टेम्परेचर के नीचे हम हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं। तो क्या होगा, तो जो मेटल होगा वो जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसके साथ मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं भर्जन या रोस्टिंग। एग्जाम्पल से बताया गया है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं आयरन सल्फाइड के, इसको वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट किया गया। तो ऑक्सीजन ने आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड बना लिया और ऑक्सीजन ने सल्फ़र के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र का ऑक्साइड यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लिया। इस तरह से हमने देखा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस एस्केप होकर के निकल जाती है और सिस्टम में हमारा बचा रह जाता है मेटल का ऑक्साइड यानी कि आयरन का ऑक्साइड। तो यह प्रोसेस कहलाती है भर्जन। तो कैल्सिनेशन और भर्जन में हमने, यदि हम अंतर की बात करें तो जो कैल्सिनेशन की प्रोसेस होती है वो वायु की अनुपस्थिति में होती है, जबकि जो भर्जन की प्रोसेस होती है वो वायु की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो ये कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, इन दोनों प्रोसेस में मुख्य अंतर होता है। कैल्सिनेशन की प्रोसेस में जो अयस्क होते हैं उन अयस्कों में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड अयस्क हो सकते हैं या फिर वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड अयस्क हो सकते हैं, उनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। लेकिन जो भर्जन विधि होती है, भर्जन विधि में हम सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों का यूज़ करते हैं और सल्फाइड अयस्क में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर होता है निस्तापन और भर्जन में, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में। इसके बाद अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम अयस्कों को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड हमने देखे, निस्तापन और भर्जन।
अब हम सीखेंगे कि मेटल ऑक्साइड जो हमको मिल चुके हैं, मेटल ऑक्साइड से हम कैसे इन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके या अपचयित करके इनसे हम धातु प्राप्त करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारी विधियाँ अपनाई जाती हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, वो है प्रगलन। प्रगलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्मेल्टिंग। प्रगलन जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें अयस्क को गलाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रगलन किसे कहते हैं? अयस्क में उचित गालक, गालक को इंग्लिश में कहते हैं फ्लक्स। गालक क्या होता है? चूंकि अयस्क में धातु के अलावा अन्य अगलनीय अशुद्धियाँ भी होती हैं, मतलब ऐसी अशुद्धियाँ भी होती हैं जो कि गलती नहीं हैं, फ्यूज नहीं होती हैं, मेल्ट नहीं होती हैं। तो उन अशुद्धियों को मेल्ट करने के लिए, गलाने के लिए, फ्यूज करने के लिए एक्सटर्नल सब्सटेंस मिलाया जाता है, बाहर से कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। यदि हम उन पदार्थों को मिला देते हैं तो जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं वो गल जाती हैं, यानी कि वो गलनीय अशुद्धियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसे बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थों को ही हम बोलते हैं गालक या फ्लक्स। तो अयस्क में हम गालक को मिला देते हैं, फ्लक्स को मिला देते हैं, ताकि जो अगलनीय अशुद्धियाँ हैं वो गल जाएं। और क्या मिलाते हैं? कोक। कोक कार्बन का अपर रूप होता है, एक तरह का ये पत्थर कोयले के जैसा होता है। इसमें मुख्यतः कार्बन ही पाया जाता है। तो कार्बन को मिलाने का पर्पज ये होता है कि कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, अपचायक के रूप में काम करता है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में अपचयित कर देता है। तो क्या क्या मिलाते हैं? गालक और कोक। अयस्क में गालक मिला दिया। गालक क्यों मिलाया गया? अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धि में कन्वर्ट करने के लिए। कोक या कार्बन क्यों मिलाया गया? कोक इसलिए मिलाया गया ताकि वो मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर दे। इनको मिला करके फिर मिश्रण को हाई टेम्परेचर पर गलाने की प्रक्रिया। अब टेम्परेचर हाई करके ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को मेल्ट करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रगलन या स्मेल्टिंग। तो प्रगलन क्या है? तो प्रगलन कहते हैं अयस्क में क्या मिलाते हैं? गालक मिलाएंगे और क्या मिलाएंगे? कोक मिलाएंगे। तो जो मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को हाई टेम्परेचर पर हीट करके मेल्ट कर देंगे। तो इसी मेल्ट करने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रगलन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कार्बन जो हमने कोक मिलाया है, ठीक है, कार्बन या CO कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा मेटल ऑक्साइड का धातु में अपचयन हो जाता है। कैसे होता है हम नीचे वाले एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे कि ये Fe2O3 है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, आयरन मेटल का ऑक्साइड है। इसको जब हम कोक के साथ गर्म करते हैं, कार्बन के साथ हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होगा? ये जो कार्बन है इस मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है उसको खींच लेता है और अपने साथ बाइंड कर लेता है, अपने साथ बांध लेता है। तो कार्बन ऑक्सीजन को बाइंड करके कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में। और जो आयरन है वो ऑक्सीजन से फ्री हो गया, आयरन से ऑक्सीजन निकल गई। तो धातु से जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो इस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो इस तरह से फेरिक ऑक्साइड का अपचयन किस में हो गया? आयरन में या Fe में हो गया। ठीक है, और कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में। ये गैस एस्केप होकर के निकल जाती है और हम शुद्ध धातु हमारी बची हुई सिस्टम में रह जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है
ये जो गैस निकल रही है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यदि सिस्टम में ही बनी रहती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो जो हमारा अनरिएक्टेड फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ पर कुछ फेरिक ऑक्साइड ने रिएक्शन कर ली थी, जो हमारा फेरिक ऑक्साइड बचा रह गया है इस फेरिक ऑक्साइड का फर्दर रिडक्शन कर देता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो फेरिक ऑक्साइड हो गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो बनी थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फिर आ गई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी अपचायक का काम करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इस फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच लेती है, तो CO कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। अभी C के साथ एक ऑक्सीजन था, अब C के साथ 2 ऑक्सीजन हो गया, CO2 बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। और जब आयरन से ऑक्सीजन निकल गया तो आयरन हमारा फ्री हो गया, आयरन हमारा रिड्यूस हो गया। क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल गई यानी कि हमारा फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया आयरन में। तो इस तरह से कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे अपचायक के काम करते हैं और अपचयन अभिक्रिया के द्वारा ये मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देते हैं। तो यह प्रोसेस हमारी कहलाती है प्रगलन या स्मेल्टिंग। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड देखते हैं एल्यूमिनोथर्मिक अपचयन या एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। ये भी एक तरह का अपचयन है, इसमें भी हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करते हैं, लेकिन जैसे कि नाम से क्लियर है एल्यूमिनोथर्मिक। एल्यूमिनो मीन्स यहाँ पर एल्युमिनियम की उपस्थिति होगी, थर्मिक मतलब उसको हीट करना है, और अपचयन मतलब अपचयन होगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम धातु की उपस्थिति में उस अयस्क को हीट किया जाता है, हीट करके उस मेटल ऑक्साइड का अपचयन कर दिया जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन कहलाती है। तो इस प्रोसेस में मुख्यतः जो क्रोमियम के ऑक्साइड हैं, आयरन के ऑक्साइड हैं एवं मैग्नीज के ऑक्साइडों का ही अपचयन किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज की ऑक्साइड का ही अपचयन किया जाता है। इसमें अपचायक के रूप में कौन कार्य करता है? एल्युमिनियम जो धातु होती है, एल्युमिनियम धातु का चूर्ण, एल्युमिनियम धातु का चूर्ण यहाँ पर अपचायक के रूप में कार्य करता है। एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड यहाँ पर लिया गया है, क्रोमियम ऑक्साइड अपचायक के रूप में एल्युमिनियम धातु का चूर्ण लिया गया है, इन दोनों को मिक्स करके हीट किया गया। तो एल्युमिनियम क्या करेगा? इस क्रोमियम के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच लेगा और खुद ये ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि क्रोमियम से ऑक्सीजन निकल जाएगी, ऑक्सीजन का निकल जाना यानी कि क्रोमियम का जो ऑक्साइड है वो क्रोमियम में रिड्यूस हो जाएगा, शुद्ध क्रोमियम धातु में अपचयित हो जाएगा। और ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी कि इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट भी निकलती है। तो हमारा मेन पर्पस था मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना? मेटल में, शुद्ध धातु में कन्वर्ट कर देना। तो इस मेथड के द्वारा हमने क्रोमियम के ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? क्रोमियम मेटल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह की प्रोसेस जिसमें हम अपचायक के रूप में एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम मिला करके उसको हीट कर देते हैं और मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस हमारी कहलाती है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस या एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। ठीक है। तो ये दूसरा मेथड था जिसमें हम लोग मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर सकते थे। इसके अलावा कुछ बहुत ही जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं, बहुत ही एक्टिव मेटल्स, जैसे कि एल्कली मेटल्स, जैसे कि हमारी एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स में सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं। इसके अलावा कुछ क्षारीय मृदा धातुएं हैं जिनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आदि। और साथ में एल्युमिनियम, यानी कि
ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, विद्युत अपघटनी विधि है, इस मेथड के द्वारा हम लोग बहुत ही एक्टिव मेटल्स जैसे कि एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्युमिनियम आदि के अयस्कों से धातु निष्कर्षित करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स होती हैं तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, या इनके जितने भी अयस्क होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो केमिकल मेथड जितने भी अभी आप तक आपने देखे, जो रिडक्शन मेथड देखे इसके पहले आप लोगों ने, तो उन मेथड्स के द्वारा ये शुद्ध मेटल में या प्योर मेटल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इनके लिए पावरफुल टेक्निक की आवश्यकता होती है, हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इनके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज़ करते हैं। अब कैसे इस मेथड के द्वारा अलग करते हैं, तो इसमें देखिए एक डायग्राम के द्वारा ये समझाया गया है। यहाँ पर ये आपको दिखलाई पड़ रहा है, ये आपका एक बर्तन है। ये इस बर्तन में हम क्या करते हैं, उस अयस्क को हम फ्यूज्ड फॉर्म में ले लेते हैं। फ्यूज्ड फॉर्म मतलब उसको इतना पिघला देंगे, इतना हीट दे करके उसको मेल्ट कर लेते हैं कोई बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चला जाए। तो जैसे कि हमको नमक है NaCl, NaCl से हमको सोडियम धातु प्राप्त करनी है, तो NaCl को हम फ्यूज्ड कर लेंगे, मतलब उसको हीट करके बिल्कुल मेल्ट कर देंगे। तो मेल्ट करने के बाद जो लिक्विड आएगा हमारा, उस लिक्विड को इस कंटेनर में भर लेते हैं। अब NaCl में हमारे आयन्स होते हैं। NaCl में होता है हमारा Na+ आयन और Cl- आयन। तो फ्यूज्ड स्टेट में क्या होता है, फ्यूज्ड स्टेट में ये आयन्स मोबाइल हो जाते हैं, यानी गतिशील हो जाते हैं, इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अब इस जो फ्यूज्ड NaCl का साल्ट का जो सॉल्यूशन है, फ्यूज्ड NaCl है, इसमें हम मेटल की रॉड, एक मेटल की रॉड ये है, एक मेटल की रॉड ये है, तो दो इनर्ट मेटल अक्रिय धातु जैसे कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनकी धातु की छड़ें डिप कर देते हैं, डाल देते हैं, और इनको, इन दोनों मेटल की रॉड को हम जो है बैटरी से जोड़ देते हैं। एक मेटल की रॉड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं और एक मेटल की रॉड को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो जिस मेटल की रॉड को हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं उस मेटल की रॉड को हम कैथोड कहते हैं, और जिस मेटल की रॉड को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं उस मेटल की रॉड को हम एनोड कहते हैं। अब इस सॉल्यूशन में जो आयन्स हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, तो ये आयन्स अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। तो प्लस आयन इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा और जो Cl- आयन है वो इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है। तो जैसे ही Cl- आयन ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा तो Cl- आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस नेगेटिव जो चार्ज इलेक्ट्रोड है या एनोड है, यहाँ पर हमारे क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन होने लगता है, क्लोरीन गैस की बुलबुले उठने लगते हैं। जबकि सोडियम आयन क्या होता है, सोडियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाता है, यहाँ जाएगा और यहाँ जा करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Na+ से Na में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम में रिड्यूस हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड के जब सोडियम ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर सोडियम धातु के रूप में डिपॉजिट होने लगता है, डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम बाद में खुरच करके अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम NaCl से हम सोडियम धातु को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम किसी अयस्क से, जैसे कि NaCl एक तरह से सोडियम का ही अयस्क है, तो किसी अयस्क से धातु को निष्कर्षित करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि या इलेक्ट्रोलाइटिक
मेथड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए किसी अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहते हैं। इस मेथड के द्वारा जो एक्टिव मेटल्स हैं, सक्रिय धातुएं हैं, उन्हीं का निष्कर्षण किया जाता है, जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है आदि मेटल्स का। इसके बाद लास्ट मेथड है ऑटो रिडक्शन, स्वतः अपचयन। इस मेथड के द्वारा जो लेस एक्टिव मेटल्स हैं, इस मेथड के द्वारा लेस एक्टिव मेटल्स जैसे कि मरकरी है, लेड है, कॉपर है, लेस एक्टिव मेटल्स का रिडक्शन में ये मेथड यूज किया जाता है। जब कम सक्रिय धातु के अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह स्वतः अपचयन द्वारा धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो जो लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस एक्टिव मेटल्स जैसे कि मरकरी है, लेड है, कॉपर है, लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो इन मेटल्स के जो अयस्क होते हैं वो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल भी होते हैं। लेस स्टेबल होते हैं तो उनको यदि हम हीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और इनका ऑटो रिडक्शन हो जाता है और ऑटो रिडक्शन के द्वारा ये मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए कि एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कॉपर का एक अयस्क लिया हुआ है, कॉपर सल्फाइड। इसको जब अभी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पहले कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा और जो सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो स्किप होकर के निकल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा जो कॉपर का सल्फाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कॉपर का ऑक्साइड बना, ये कॉपर का ऑक्साइड अब क्या करेगा, तो जो कॉपर सल्फाइड हमारा अनरिएक्टेड रह गया है, जो शेष बचा रह गया है, उस कॉपर सल्फाइड के साथ ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर लेता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, ये कॉपर ऑक्साइड इस कॉपर सल्फाइड का रिडक्शन कर देगा। तो होगा क्या, यहाँ का जो सल्फर है कॉपर सल्फाइड का, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेंगे और यहाँ के जो कॉपर हैं, 2 और 2 4 कॉपर ये और 2 कॉपर ये, तो 6 कॉपर ये जो है ये कॉपर के रूप में रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो कॉपर सल्फाइड था ये अल्टीमेटली किस में रिड्यूस हो गया, कॉपर में रिड्यूस हो गया। यहाँ पर हमने कोई भी बाहर से कोई अपचायक पदार्थ नहीं मिलाया हुआ है, केवल हमने उस कॉपर के सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो पहले कॉपर का सल्फाइड कॉपर का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये कॉपर का ऑक्साइड शेष बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ पुनः रिएक्शन करके कॉपर सल्फाइड को कॉपर मेटल में रिड्यूस कर देता है। तो इस तरह की प्रोसेस जिसमें बाहर से किसी अपचायक पदार्थ को मिलाने की आवश्यकता ना हो और उस अयस्क का स्वयं ही रिडक्शन हो जाए, तो इस तरह का मेथड कहलाता है ऑटो रिडक्शन। इस तरह के मेथड्स के द्वारा जो कम सक्रिय धातुएं होती हैं उन्हीं के अयस्कों का अपचयन किया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स थे जिसके द्वारा हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस किया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे सांद्रित अयस्क को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। इसके लिए हम लोगों ने 2 मेथड पढ़े, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। उसके बाद हम लोगों ने ऐसे मेथड पढ़े जिसमें हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट किया मेटल्स में।
आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में अब हम लोग लास्ट मेथड यानी कि मेटलर्जी का जो लास्ट प्रोसेस है, लास्ट स्टेप है, धातुओं का शोधन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।